हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे होनहार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया हैं। इंतजार कर रहे हैं कि अगला चैप्टर कब लाएंगी मैम। तो वन शॉट रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स का तैयार है आप लोगों के लिए। बट अभी आपको सारी क्लासेस जो है वो वीडियो फॉर्म में मिल रही है एज ए वन शॉट। जल्दी हम लाइव भी मिलेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे सिलेबस को हम कवर करते हुए आपको हर चैप्टर का वन शॉट, चाहे वो 11th हो या 12th हो, सारा सिलेबस आपको कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हर बच्चा जो है यहाँ पर ज्यादा जुड़े, हर बच्चा क्लास को प्रॉपर ले और एक ही नोटबुक डालें और पूरे, चाहे वो 12th का बच्चा है तो 12th की एक ही नोटबुक में सारे केमिस्ट्री चैप्टर्स के नोट्स बनेंगे विथ क्वेश्चंस। और एनसीईआरटी की बुक को पूरा कवर करते हुए मैं चैप्टर करा रही हूँ, सो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो बच्चे पुराने हैं मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि मैम एनसीईआरटी पूरा डिप्थ में जाके पढ़ाती है। मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी आपको लाइव आके पढ़ाऊंगी, सो यू डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सेशन को, जहां पर आज हम अपना थर्ड चैप्टर क्लास 12th का जो है वो हम करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, फटाफट आ जाओ जल्दी, सारे बच्चे अपने यार दोस्तों मित्रों को सबको बुला लो। और इसको शुरू करने से पहले फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। चल भाई क्या हो गया। हाँ, जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, जिन भी बच्चों को क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर मेरे साथ जुड़ करके मुझे मैसेज कर सकता है। बच्चे मुझे पर्सनली भी टैग कर सकते हैं कि मैम मुझे पीडीएफ चाहिए, देन आई विल सेंड यू। ओके डन। चलिए तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर आप बच्चों को, या आपका अपना चैनल है केमिस्ट्री विद पूनम, कोई भी बच्चा यूट्यूब पे जाकर, है ना, यूट्यूब पे जाकर के ये सर्च करेगा, है ना, केमिस्ट्री विद पूनम लिखना पड़ेगा, है ना, केमिस्ट्री विथ पूनम। जब आप लिखेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। अपने हर दोस्त को बताइए, जितने जल्दी हम लोग, है ना, 1000 सब्सक्राइबर कवर करेंगे उतना ही जल्दी मैं आपसे लाइव कनेक्ट करूंगी, ताकि सारे बच्चे जितना चाहते हैं कि यस मैम हमें लाइव पढ़ाइए आकर, तो तभी हो पाएगा जब सब्सक्राइबर आप बच्चों की संख्या ही बढ़ेगी। ओके, तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर कीजिए। अब चलते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये बहुत छोटा चैप्टर है, अगर बोर्ड्स की बात करूं तो 7 मार्क्स का आता है ना। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है वो 9 मार्क्स का चैप्टर्स है बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, और नीट में इनका फिजिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हाई वेटेज रहता है। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछ जाता है। कहां से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, वो सब तो मैं बताऊंगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर किस तरह पढ़ा रही हूँ। आप उसी को कनेक्ट करेंगे, उसी तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके चलिए, अपनी नोटबुक मेरे साथ साथ नोट करना है नोटबुक के अंदर। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहला आता है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, है ना, अभिक्रिया का वेग, औसत और ताक्षणिक। सबसे पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी। कोई भी रिएक्शन होती है बच्चों, ध्यान से सुनना, कोई भी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होता है कि रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। इसको करने के लिए हम रिएक्टेंट को कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कोई ना कोई ऊर्जा हम उसको देते हैं, है ना, जिससे रिएक्टेंट गति करते हैं, आपस में गति करते हैं। गति करने के लिए उसे कोई ना कोई ऊर्जा, कोई ना कोई केमिकल चाहिए। किसी भी रिएक्शन को संपन्न करने के लिए उसे कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। एज ए उत्प्रेरक आप देते ही है, अमोनिया फॉर्मेशन में प्लेटिनम देते ही हैं, हाँ है ना। तो वैसे ही किसी भी रिएक्शन को पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई ऊर्जा दी जाती है। ये ऊर्जा इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए एक बल का काम करती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जिससे कि क्या होती है, रिएक्शन में एक मूवमेंट होता है, गति होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर ऊर्जा लगती है, वो उसे एक बल देती है जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी। क्लियर है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने का अध्ययन किया जाता है, वो किस वेग से संपन्न हो रही है, उसे हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। क्लियर? यस मैम। इस रासायनिक बल गतिकी में अब जो बल, जो ऊर्जा आप दे रहे हैं, उससे कोई ना कोई वेग बनेगा। वो वेग कैसा हो सकता है? ऐसा वेग जिसे आप माप सकते हैं, तब तो औसत। अब अगर माप नहीं सकते हैं तो उसे हम ताक्षणिक वेग कहते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ग्राफ बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि आप रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उस समय रिएक्टेंट के संदर्भ में क्या होगा, और अगर आप प्रोडक्ट के संदर्भ में देखेंगे तो क्या होगा। वैसे के वैसे ही ताक्षणिक यानी कि बहुत ही कम समय में रिएक्शन हो जाती है। जैसे अम्ल की क्षार से अभिक्रिया, एग्जांपल लो, अम्ल में क्षार में अम्ल डाला, तुरंत रिएक्शन हो गई, है ना। तो वो कैसी रिएक्शन है बच्चों? वो रिएक्शन है ताक्षणिक। वहीं औसत की बात करें तो औसत एक एवरेज, जिसमें कोई भी आणविक रिएक्शंस होती हैं तो वहां पर क्या होता है, हमेशा आणविक रिएक्शन जब होती है, जैसे H2 + I2 = 2HI, तो ये क्या है, आणविक प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। तो ये आणविक प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, वो औसत होती हैं। और तात्कालिक जो होती है वो आयनिक प्रकार की होती है। ये ध्यान रखिए बातें, ये कोई नहीं बताएगा, ये सब एनसीईआरटी में लिखा है पर हम पढ़ते नहीं है। तो आगे बात समझ में। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का फ्लो देखिए बेटो, जैसे जैसे रिएक्टेंट जो होता है वो समय के साथ में घटता शुरू हो जाता है, इसलिए इसका ग्राफ इस तरह का आया है कि समय के साथ रिएक्टेंट में कमी होती है। इसलिए अभिक्रिया का वेग जब भी हम लिखेंगे उसके आगे एक नेगेटिव चार्ज लगाया जाएगा। ये नकारात्मक साइन किसको दर्शाता है? ये नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि रिएक्टेंट में क्या हो रही है, कमी हो रही है। वहीं प्रोडक्ट की बात करें, जब रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। सही बात है, हाँ या ना? जब रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। बात क्लियर हो गई? वैसे ही जैसे हमने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो मटेरियल हम लेकर आए, अब धीरे धीरे, पहले बिल्डिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं बना हुआ था, मटेरियल पड़ा हुआ था, ईंट पत्थर चूना वूना सब सीमेंट विमेंट रखा हुआ है, बहुत सारा है, ये सब रिएक्टेंट्स है। इन धीरे धीरे इनका यूज कर 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 ये सब तो कम होने लग गया और धीरे धीरे बिल्डिंग खड़ी होने लग गई। तो ऐसे ही क्या हो जाता है, रिएक्टेंट में कमी होती है तो माइनस चार्ज, और प्रोडक्ट में वृद्धि होती है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये डेल क्यों लगाया है? ये परिवर्तन का साइन है बच्चों। क्या है? परिवर्तन का साइन है। अगर अपन इसको देखेंगे तो अंतिम माइनस प्रारंभिक बट्टा T2 माइनस T1। क्लियर है? ऐसे ही R2 माइनस R1 बट्टे T2 माइनस T1, इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको बता सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने R2 लिया तो धीरे धीरे क्या हो रही है, मात्राएं कम हो रही है। प्रारंभ में मात्रा ज्यादा थी, इसकी मात्रा कम है। भाई यहाँ पर R2 हुआ, यहाँ पर R1 हुआ, तो इसकी मात्रा कम है और इसकी मात्रा ज्यादा है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, नेगेटिव में तो आएगी। सही बात है? यस मैम, ओके। तो यहाँ पर दिख रहा है कि दीर्घ समयांतराल के लिए ज्ञात किया जाता है और निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर सबको समझ में आ गया। अब एक बात और मैम, यहाँ डेल है और यहाँ डी है। अत्यंत कम हो, अत्यंत कम, अगर समय है आपके पास बच्चों, बहुत ही कम समय में, भाई अम्ल में क्षार डालते रिएक्शन हो गई तो पता ही नहीं चला रिएक्शन कब पूर्ण हुई। अम्ल में क्षार डिसॉल्व कितना हुआ मालूम ही नहीं चला, राइट ना। तो यहाँ पर अत्यंत कम समय होता है जिसमें हम अवकलन करते हैं चीजों का, है ना, बहुत कम समय के लिए मापना, तो वो अवकलन होता है किसी निश्चित बिंदु पर। ठीक, तो वहां पर अवकलन किया जाता है। और अवकलन आप जानते हैं कि डी का सिंबल, आप मैथ्स के हैं तो वैसे भी, और फिजिक्स तो दोनों के पास है, मैथ और बायोलॉजी वाले दोनों बच्चों के पास है, क्योंकि मेरी क्लास तो नीट और जेईई दोनों वाला बच्चा देख रहा है ना, इसलिए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इतना डिटेल में एकदम समझ में आ गया। देखो, एक पेज में हम कितनी सारी पढ़ रहे हैं, स्मार्ट वर्क बोलते हैं इसको।
अब वो समय गया जब हम 20-20, 30-30 पेज भर के एक चैप्टर करेंगे, फिर उसको नो, हम 10 पेज भरेंगे, पूरा चैप्टर विद क्वेश्चन कर डालेंगे, है ना। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आया, एक पेज में करवाऊंगी पूरा, वन शॉट। क्लियर, समझ में आ गई सबको। तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के अनुसार किसी भी रिएक्शन को यदि आपको आइडेंटिफाई करके देना है, यानी अभिक्रिया दर का प्रदर्शन, अभिक्रिया दर का प्रदर्शन, है ना, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर जो भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक आगे लिखे गए हैं उनको 1/a लिखेंगे। मैम ऐसा क्यों लिख रही है, दिमाग में प्रश्न तो आएगा, भाई स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है तो घातांक में जाना चाहिए, हमने दर वेग नियम में यही पढ़ा है कि घातांक जाता है ऊपर, यहां आना चाहिए, ये आगे क्यों लिखा है। दर प्रदर्शन में ये बताया गया है कि कोई भी ये गुणांक जो है, इन गुणांकों को यदि आप पूरा जोड़ें तो वो एक रिएक्शन को कंप्लीट करता है, पूरी रिएक्शन बनाता है एक, ठीक है। अब रिएक्टेंट में एक का कितना भाग है ना, एक रिएक्शन में ए का पार्ट, बी का पार्ट, सी और डी सब एक में से ही है। एक पूरी रिएक्शन हो रही है ना, एक से ज्यादा थोड़ी ना हो रही है, एक ही रिएक्शन में आप बता रहे हैं ना इतने इतने पार्ट्स हैं, तो एक का इतना भाग है, इतना भाग है, तो वहां पर ये बताया गया राजकुमार कि 1/a, 1/b, 1/c, 1/d। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, यस मैम, ओके डन। चलो जी, तो रिएक्शन को, किसी भी अभिक्रिया को अभिक्रिया दर के रूप में प्रदर्शित करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके राजकुमार, चलो, यस मैम, ओके जी। आइए अब बात कर लेते, तो प्रोडक्ट के संदर्भ में समझ में आ गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में घटेगा और प्रोडक्ट में बढ़ेगा, इसको यूं बढ़ाता हुआ आप दिखा सकते हैं, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट, है ना, दिस इज रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, यस मैम, अगला देखो बच्चों, वेग नियम और वेग स्थिरांक की यदि आप बात करें तो वेग नियम क्या होता है, वेग स्थिरांक क्या होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज ही रहता है, आप भी हो ना, कमेंट में लिखना यस मैम हम रहते हैं, पर आज के बाद नहीं। अगर तात्कालिक है तो वेग नियम, अभिकारक की मोलर सांद्रता, कोटि, ये सब हम अभी एक ही साथ पढ़ लेंगे। वेग नियम ये कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के स्टोइकियोमेट्रिक घातांकों के योग के समानुपाती होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, समानुपाती अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के घातांकों के योग के बराबर। घातांक जब दोनों गुणा में है तो घातांक तो योग में ही आएंगे ना, घातांकों के योग के बराबर होता है, ये वेग नियम, ठीक है। दर स्थिरांक अलग होता है, सॉरी, दर नियम जो आपने अभिक्रिया दर का प्रदर्शन पढ़ा उसमें क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन के बराबर होता है समय के साथ। क्लियर है, यहां समय को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वो होता है आपका क्या भाई, दर, ये दर नियम, वेग नियम, ठीक है, वो अभिक्रिया की दर है। अभिक्रिया की दर और वेग नियम में फर्क है। अभिक्रिया की दर किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों में हुआ परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रताओं में हुआ परिवर्तन के बराबर होता है। देखो यहां वेग जो है अभिक्रिया दर से, इससे अभिक्रिया दर से, तो अभिक्रिया दर से, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अभिक्रिया दर का प्रदर्शन, तो अभिक्रिया की दर के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, वेग। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी निश्चित समय पर, डेल्टी लिखा है, किसी निश्चित समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन के बराबर, बराबर है ना, परिवर्तन के, ये क्या है, अभिक्रिया दर का प्रदर्शन है।
जहां पर वेग नियम लागू नहीं होता। वेग नियम कहता है कि अभिक्रिया वेग जो होता है वो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन के घातांकों के स्टोइकियोमेट्रिक घातांकों के योग के बराबर समानुपाती होता है। डन। तो यहाँ पर ये समानुपाती स्थिरांक के है, इसे हम दर स्थिरांक कहते हैं। और दर स्थिरांक जो होता है, कोई भी अभिकारक जो है इनकी वैल्यू यदि आप 1 कर दें, इकाई मान लें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अभिकारकों की सांद्रता को इकाई मान लिया जाता है तो वेग के बराबर होता है। क्या भाई, वेग स्थिरांक वेग के बराबर हो जाता है, यानी r बराबर। क्लियर है? यस मैम। अब अभिकारक जो होते हैं उनकी मोलर सांद्रता है ना, K क्या है, मोलर सांद्रता को कंडक्ट करता है, A क्या है, कोटि, और B क्या है, ये भी कोटि को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वेग नियम जो होता है किसी भी रिएक्शन की कोटि भी आइडेंटिफाई कराते हैं। अब मैम ये कोटि क्या होती है? बात तो सही है, रुको आपको हम एक चीज बताते हैं, है ना। मैं ऐड करती हूं, देखो इसको मैं ऐड करती हूँ, आ गया ना। चलो अब बच्चों ध्यान से मैं समझाती हूँ, है ना, वरना कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि मैम ये क्या है, हमको तो पता ही नहीं। आउट, मैं सब चीजें एकदम क्लियर कर दूंगी ताकि बच्चा डरे ही नहीं। एक तो होता है अपने पास, जब अपन शुरू करते हैं तो अभिक्रिया दर, ठीक है, एक होता है वेग नियम। चलो सबसे पहले इन्हीं को क्लियर करते हैं। अभिक्रिया दर में R जो है, रेट जो है, वो क्या होता है, किसके बराबर होता है बच्चों, अभिकारक में परिवर्तन की दर समय के साथ बराबर क्या होता है, उत्पाद में परिवर्तन की दर समय के साथ के बराबर होता है। जबकि वेग नियम कहता है कि जो रेट है, जो वेग है, वो क्या होता है, समानुपाती होता है। किसके बच्चों, अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक घातांकों के योग के बराबर समानुपाती। ठीक, इतना क्लियर हो गया। जब दर की बात करते हैं तो यहां पर सिंपली आपको दोनों को बताना है समय के साथ, बट इसमें वेग नियम केवल और केवल जो अभिक्रिया का वेग है अभिकारकों की सांद्रताओं के क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक घातांकों के योग के बराबर होता है। अब यहां पर ये चीज ही थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है बच्चों, जब आप बात करेंगे जब अभिक्रिया के वेग की, तो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया वेग जो है, उस वेग से हम उस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं, और अभिक्रिया के वेग से हम आणविकता भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दो चीजें देखने को मिलेगी। मैम कोटि क्या होती है, अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। लेकिन एक अभिक्रिया किस तरह से काम करती है, उसमें कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हम यहां पर केवल अभिकारक ही पढ़ रहे हैं ना। आपने क्लास 11th में साम्यावस्था पढ़ी होगी, उसके अंदर आयनिक समय पढ़ा होगा, रासायनिक समय पढ़ा होगा। रासायनिक समय में द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम पढ़ा होगा, और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में यही नियम था, वो इसमें अभिकारकों की सांद्रता केवल ज्ञात की जाती है। तो अभिकारक कोटि ये बताती कि कितने अभिकारक काम में आ रहे हैं, कितने अभिकारक हैं जो वैल्यूएबल है। लेकिन ये मान प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक है ना। अभिकारक रिएक्शन कर रहे हैं, ये कोटि डिफाइन करती है कि वो एकाणुक है, द्विअणुक है, त्रिअणुक है, कैसी कोटि है वो हम बताएंगे। पर आणविकता क्या होती है, अभिकारकों की संख्या। इसे आप देखते ही बता सकते हैं, लेकिन इसको आप प्रैक्टिकली ज्ञात करेंगे। अब जब प्रैक्टिकली ज्ञात करोगे तो उस दौरान
आपके पास में अभिक्रिया वेग होना चाहिए, यानी अभिक्रिया r बराबर k a की पावर x b की पावर y इस तरह से होनी चाहिए। अगर इस तरह से है तब तो कोटि ज्ञात हो सकती है, अदरवाइज नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं हो। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं है? यस मैम। तो यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर यहां पर अभिक्रिया का जो वेग आप लिख रहे हैं अगर इस तरह से मेंशन्ड है तब तो कोटि ज्ञात होगी, वरना नहीं। पर आणविकता को आप केवल रिएक्शन दी हुई है तो आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है? यस मैम। ओके, चलिए अब बात करते हैं। तो ये बात आपको सबको समझ में आ गई। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये चीज इसी को डिफाइन कर रही है। अब के की जो है वो यूनिट निकालो। तो के क्या है बच्चों? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स कैसे आया है ना, ये आपको जानना होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो हमको पता नहीं है ना, तो हम आपको बता दे रहे हैं। के की इकाई को आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ध्यान से देखो, एक यूनिट है जिसमें हम लिखते हैं क्या भाई? अभिकारक की सांद्रता, है ना। के क्या है? अभिकारक की। के को ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखते हैं? अच्छा, हमने यू लिख दिया डायरेक्ट। के की दर ज्ञात करनी है ना, यूनिट। यूनिट अगर अपने को ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लिखते हैं इधर R बराबर के, ए की सांद्रता x, बी की सांद्रता y, सी की सांद्रता z। ठीक, R बराबर क्या होता है बच्चों? सांद्रता बट्टा समय। के तो के, इन सब को क्या मान लो? इन सबको एक यानी इकाई मान लो। तो क्या हो गया भाई? इनकी वैल्यू क्या हो गई? जुड़ गई, हाँ या ना। तो इन सबको एक ही मान लिया तो एक ही पावर, या फिर यूं लिख दो सांद्रता बराबर, सबको इकाई मानने पर माना है भाई। ठीक है, ध्यान रखना, अपना दिमाग में x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। सांद्रता को क्या लिखते हैं आप? मोल बट्टा लीटर, ठीक है, गुणा 1/सेकेंड बराबर में के। सांद्रता बराबर सिमिलरली क्या आ जाएगा? वही सेम, सांद्रता को सांद्रता ही लिख दो भाई, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड यहां पर भी लिख देती हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सांद्रता बट्टा समय। अब देखो लाला, इसको यहां ले आओ। सांद्रता है ऊपर भी नीचे भी, सेम ही तो था, इसको यूं इतना लंबा चौड़ा क्यों करना है? तो इधर ले आओ इसको। सांद्रता बट्टा सांद्रता, सही है। और इसके ऊपर क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड, बच्चों ये कोष्टक में, गुणा 1/सेकेंड बराबर। सांद्रता क्या है बच्चों? सांद्रता को सांद्रता में लिख दो, कन्वर्ट करो। सांद्रता क्या मैं यू लिख सकती हूँ? ऊपर गया तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर गुणा 1/सेकेंड बराबर के। यस मैम। सांद्रता को क्या लिखते हैं? मोल बट्टा लीटर, 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा 1/सेकेंड बराबर के। क्लियर है? यस मैम। अब देखो बच्चों, अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमने 0 लिखा तो क्या होगा? तो मोल बट्टा लीटर 1 माइनस 0 गुणा 1/सेकेंड। तो यूनिट क्या हो गई के की? मोल लीटर इनवर्स, और क्या आ जाएगा? सेकेंड इनवर्स। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 हो तो मोल लीटर 1 माइनस 1 इंटू 1/सेकेंड क्या आ जाएगा? यहाँ 0 0 तो मतलब 0, तो केवल क्या आ जाएगा? सेकेंड इनवर्स के की। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो बच्चों?
2 हो तो क्या आ जाएगा, मोल बट्टा लीटर, 1 माइनस 2 इंटू 1/2, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से बताना, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? से यस और नो? यस मैम। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ये आ गई बात समझ में, मैंने डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है। डन डनाडन डन? यस मैम। ओके चलिए, अब ये तो सब हुआ, आपको अच्छे से उतार लेना है। अब बच्चों देखो, कोटि और आणविकता अभी मैंने बता ही दिया, वैसे सबको समझ में आ ही गया होगा कि आणविकता जो कोटि जो एक प्रायोगिक मान है जो इसमें घातांकों का योग होता है, इसमें केवल और केवल अभिकारक की संगत बताई जाती है। ये एक प्रायोगिक है, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 भिन्नात्मक सब, लेकिन इसमें हमेशा क्या होता है, हमेशा आणविकता का मान जो होता है वो क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए लागू है, जबकि ये केवल और केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए लागू नहीं है। आ जाओ बच्चों, अगली बात कर लेते हैं हम क्वेश्चंस की। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा तभी जाके समझ में आएगा। अभिक्रिया 2a + b = 3c + d के लिए c का बनने की दर, C के बनने की दर इतनी है, A के विलुप्त होने की दर क्या होगी? ध्यान से देखो, क्वेश्चन जो कह रहा है वो वैसे तो मैंने यहां लिख दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सिंपली आपको एक रिएक्शन उतारनी है, पूरी रिएक्शन पता चल गई? यस मैम। क्यों है ये रिएक्शन, क्यों लिया है हमने? अगले ने बोला है, देखो ध्यान से देखो, अभिक्रिया के बनने की दर मैंने बोला था, मैं दिखाऊं, मैं आपको दिखाऊं अगर आप चाहें तो, कि मैम ने बताया था कि अभिक्रिया दर जब भी पूछेगा तो आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ये रहा, देखो अभिक्रिया दर आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। आगे समझ में, कोई भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलो समझ में आ रही है ना बात? यस मैम। तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई, तो यहां ये समझ में आ गया कि हमें इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है। अगला कह रहा है कि आपके पास किसकी वैल्यू दी गई है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, C के बनने की दर दी गई है, यानी प्रोडक्ट में वैल्यू दी गई है, C का मान आपके पास है, आप इसकी वैल्यू यहां लिख देंगे, A की मान आ जाएगा आपके पास। A के विलुप्त होने की दर, A क्या है भाई, A क्या है, विलुप्त होने की दर। ठीक है राजकुमार? यस मैम। तो ये सबको क्लियर हो चुका है। किसी भी पद में कोएफिशिएंट को उसकी रेट डोमिनेटर में रखो, इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता रही हूं तुम्हें ताकि आपको कोई डाउट ना हो। सीधा कोएफिशिएंट A लिखो, C लिखो, रेट ऑफ C लिख दो, 2 3 वैल्यू आ जाएगी तुरंत, है ना, क्योंकि नीट और जेई के बच्चों को जो है वो तुरंत चाहिए, आंसर सेकंड्स में आना चाहिए, वरना बच्चा कर नहीं पाता है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक भी हम यहाँ पर लेकर आए, है ना। ऐसे कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा है, वाईटी पे कौन बताएगा भाई, पेड कोर्सेज में बताएंगे ना, पर हम वाईटी पे बता रहे हैं। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न क्या है लाला, एक अभिक्रिया वेग स्थिरांक दिया गया है, अभिक्रिया की कोटि बताओ। देखो बच्चों ध्यान से, यहां आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, इसको देखकर आपको मालूम चल जाएगा ये द्वितीय कोटि की है ना। बच्चे कहेगा मैम के का मान दो, कोटि कैसे निकालेंगे, बच्चों दिमाग लगाओ, सिंपल सा इस तरह की वैल्यू देते ही आपको इसकी यूनिट देख लेनी है, तुरंत पता चल जाएगा। एक जटिल अभिक्रिया जो होती है उसके लिए कुल कोटि किस पद पर निर्धारित होती है, बहुत सारी अभिक्रियाएं, आपको बताया ना, कोटि जो होती है एक से अधिक पदों में रिएक्शन हो रही है उसके लिए कोटि ज्ञात की जा सकती है, लेकिन कब, वो निर्भर कौन से पद पर करेगी, 4 पदों में से मान लो आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो C + O2 = CO2 हो गया, CO + O2 = 2CO2 हो गया, तो इनमें से कौन से पद पर निर्भर कर रही है, प्रथम या द्वितीय, तो
इन दोनों में से जो मंद होगा उस पद पर ही कोटि निर्भर करती है। किसी अभिक्रिया में प्रोडक्ट बन रहा है, आपको वैल्यू दी है, इसकी कुल कोटि क्या होगी, तो आपको इन वैल्यूज को यदि ए तथा बी दोनों की सांता को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वे कितने गुना बढ़ेगी। सेकंड ऑर्डर समझ में आ गया। देखो इस तरह से आपको बता भी दिया है, प्रॉपर आंसर लिखा है। ये भी देखो लास्ट वाले में, देखो यही होती है आर बराबर यही होता है, वैल्यूज रख दी, दोनों के आगे सांता को 4-4 गुना करना था, हमने कर दिया 32 गुना। क्लियर है। शॉर्ट फॉर्म देखो, ए की पावर बी की पावर, चलो वाह, ये तो सेकंड्स में हो जाएगा। ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ताकि देखते ही तुम्हारा क्वेश्चन हल हो जाए। ए की पावर जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई, बी की पावर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। क्या क्या दिया, जो दिया वही कर दो ना, डन है, कोई दिक्कत नहीं जी। चले, बी की पावर ए की पावर सब क्लियर, यस मैम। चले बच्चों, यस आ जाओ आगे चलते हैं। अब बात करते हैं समाकलित वेग समीकरण। एग्जाम में समाकलित वेग समीकरण निकालना नहीं आता, उससे न्यूमेरिकल आता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखो यहां पर, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे मैम यहाँ क्या हो गया। उच्च दाब पर तप्त प्लेटिनम पर NH3, मैंने बताया था अमोनिया के निर्माण में हम प्लेटिनम यूज करते हैं। एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं, ये दोनों शून्य कोटि अभिक्रियाएं हैं। एग्जाम्पल याद रखिए, और इसके लिए ग्राफ भी पता होना चाहिए कि अपने पास जो ग्राफ आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है, इसकी समीकरण कौन सी है। समाकलित वेग समीकरण है ना, y बराबर mx प्लस सी, इसी से ग्राफ बना है। यहां पर m जो है वो ढाल है, ढाल नेगेटिव है तो घटता हुआ, देखो दिख रहा है ढाल नेगेटिव। चलो बच्चों, यस मैम, आ जाइए। अगला देखो, समाकलित वेग समीकरण प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, k बराबर 2.303 अपॉन टी लोग प्रारंभिक अपॉन उत्पाद अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बट्टा अंतिम सांद्रता। ठीक है, प्रोडक्ट की भी प्रारंभिक और अंतिम होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये इसका क्या है भाई, प्रारंभिक सांद्रता में क्या है -kT, ये लोग आधार, लोग आधार के आधार, लोग जिस फॉर्मेट में निकलता है उस फॉर्मेट में रिएक्शंस क्या होती है, तो इसको, इस रिएक्शन को, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। फिर गैसीय अवस्था में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान से अलग अलग किया है। गैस प्रावस्था में वैल्यू ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। अगर वहम हो तो 12वीं कक्षा का देख लेना, और नीट का पेपर लास्ट ईयर का 2026 वाला पेपर देख लेना, उसमें डायरेक्ट पूछा गया है, डायरेक्ट। समझ रहे हैं मेरी बात को। एनसीईआरटी एग्जांपल्स की प्रथम कोटि अभिक्रिया कौन कौन देते, तो एथेन का हाइड्रोजनीकरण और सभी प्राकृतिक और रेडियो एक्टिव 6 किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्लियर है। ग्राफिकल मैट्रिक्स की यदि आप बात करें तो कहां पर है, इसी के आधार पर आपको क्या दिया गया है, ग्राफिकल मैट्रिक्स दिया गया है। y बराबर mx प्लस सी, दोनों ग्राफिकल वैल्यूज दी गई है। समझ रहे, अगर लोग के आधार पर हो तब भी, और यहां पर बिना लोग के हो तब भी, क्योंकि लोग के आधार पर ही 2.303 ln, इसको लोग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303। डन है। चलो भाई, आओ भाई, अर्धायुकाल दोनों का, प्रथम कोटि और शून्य कोटि का। अर्धायुकाल का मतलब होता है जो टी आपके पास है उसका टी हाफ कर दो, प्रारंभिक सांद्रता जो होती है कुछ समय के बाद में क्या हो जाती है, अरे चल भाई, आधी रह जाती। ठीक है, चलो अंतिम सांद्रता की क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम सांद्रता जो होती है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस तरह से अपन आर की जगह लिख सकते हैं। क्लियर है। देखो टी हाफ बराबर समानुपाती प्रारंभिक सांद्रता, और यहां पर ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। बच्चों एक चीज यहां पर नोट डाउन करनी बहुत जरूरी है कि
टी हाफ की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी, रिएक्टेंट की वैल्यू भी उतनी ही कम होती चली जाएगी। ध्यान से देखो, यहां पर सिमिलर, क्योंकि वो निर्भर नहीं करता, यहां पर दोनों समानुपाती है, रिएक्टेंट घटा समय के साथ तो अर्धायुकाल भी घटा, पर यहां पर कोई फर्क नहीं, ग्राफ से मालूम चल रहा है। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय से ठीक दुगुना होता है। यानी कि 99% अभिक्रिया जब पूर्ण होने में लगा समय होता है वो 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से लगभग दुगुना होता है ना। दुगुना समय टी जो होता है वो क्या हो जाता है बच्चों? भाई क्या हो जाता है इनको पता ही नहीं है, दुगुना समय हो जाता है। ठीक है, चलो देखो ये लिखा हुआ है। चलिए भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एक प्रथम कोटि, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। आवाज मैम आपको देखते ही कैसे मालूम चल जाता है? अरे चल जाता यार, इतने साल हो गए हमें पढ़ाते हुए। चलो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में 60 मिनट लगता है। इसकी अर्धायु काल क्या होगी? लगभग क्या हो जाती है? दुगुनी। हाँ, हाफ लाइफ दुगुना। देखो है ना, इसका ट्रिक्स हमने दिया हुआ है। वैसे तो आपको आंसर्स भी दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50% में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टी हाफ के लिए आधा हो जाएगा। सेकंड देखो बेटा, रेडियो एक्टिव है तो ये प्रथम कोटि आ गई फिर से। इसका अर्धायुकाल आपको दिया है, सीधा सीधा निकल जाएगा। यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, देखो ये रहा। आपको सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज को अप्लाई करना है कि आपके पास अर्धायुकाल का 3 गुना टी हाफ, वैल्यू आपको टी हाफ की दी गई है। देखो ये लिखा हुआ है 1/2 n में n बराबर 3, इसका अर्थ है 3 अर्धायु बीत चुकी है ना। अगले ने साफ प्रश्न में बोला था कि टी हाफ इतने वर्ष है का 12.5% नमूना बचा है, आयु ज्ञात कीजिए। 12.5 को क्या लिखेंगे? 1/8, कितना भाई? 3 गुना, अर्धायुकाल का 3 गुना हो गया। कितना इजी है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है भाई, 100 का 50, 25, 12 और 6, 1 2 और 3, 1 2 और 3 आ गया 3। क्या बात है यार, ये सही ट्रिक्स है ना, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अगला देखो बेटा, गैस अवस्था में बताया था क्वेश्चन, गैस अवस्था में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वही शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो ये तो क्वेश्चंस आपको समझ में आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गैस अवस्था के लिए फॉर्मूला बताया था, बस फॉर्मूले में वैल्यूज को अप्लाई करना है, दैट्स इट। वहीं पर अगली बात करें, चलो भाई। अच्छा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है, आपको अपने हाथ से जरूर करके देख लेना है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता के बीच में ग्राफ कैसा होगा? आपने देखा था, टी हाफ 2k बाई एक्सिस, ग्राफ मूल बिंदु से गुजरते हुए एक सीधी रेखा होगी जिसका ढाल धनात्मक। क्लियर? यस मैम। आओ बच्चों, ये तो हो गया क्लियर सब बच्चों का। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि ताप का प्रभाव क्या होता है। ताप का प्रभाव किसी भी रिएक्शन पर खूब पड़ता है, पर केमिकल रिएक्शन पे कुछ अलग ही तरह का पड़ता है। कैसे भाई? इतना अलग पड़ता है बच्चों कि जब आप केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अभिकारक जो होता है वो, अगर आपने एक रेशो में 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो दुगुना हो जाता है। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर वह दुगुना, 2 गुनी रफ्तार से अभिक्रिया करना शुरू हो जाता है। तो तापमान ये रहा, तब 10 डिग्री बढ़ाया तो प्रोडक्ट की वैल्यू लगभग दुगुनी। ठीक है, यहां लिखा भी होगा लगभग 2 गुना हो जाता है। रेट बराबर क्या है बच्चों? रेट जो है समानुपाती e की पावर माइनस EA अपॉन R। क्लियर है? यस मैम। आ जाओ, अब आते हैं आर्हेनियस समीकरण। इसको आपको याद रखना है। आर्हेनियस समीकरण A बराबर
K बराबर A डॉट E माइनस E अपॉन RT, जिसको यदि आप लॉगरिदम में लिखो तो दिस इज द माइनस E अपॉन RT ln A, इसको लॉग में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये रहा। यहां से न्यूमेरिकल जरूर आएगा बच्चों, तो सारे बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लें। डन है, न्यूमेरिकल जरूर करें इसको लेकर। अब आता है बेटा एक एनर्जी का लैंडस्केप है, जिसमें अभिकारक जो है उत्पाद में जब बदलता है तो जब सक्रियण ऊर्जा कम होती तो प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बदलेगा, सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होती है तो प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाती है। उत्प्रेरक की सक्रियण ऊर्जा को कम करता है कौन? नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्रियण ऊर्जा को उत्प्रेरक, ठीक है, गिब्स ऊर्जा को नहीं बदलता है। कई बार पूछता है डेल जी पर उत्प्रेरक का प्रभाव नहीं पड़ता है, साम्यावस्था स्थिरांक को नहीं बदलता, केवल साम्य जल्दी हिलाता है। यह स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं को ही प्रेरित, स्वतः परिवर्तित जो अभिक्रिया होती है, जो स्पॉन्टेनियस होती है, जो खुद ही संपन्न हो जाती है, उनके लिए उत्प्रेरक काम करता है। चले आओ राजकुमार, संघटवाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टकराना। जैसे आप लोग आपस में टकराते हो वैसे संघट भी आपस में टकराता है। जब मॉलिक्यूल यानी रिएक्टेंट जो होते हैं आपस में टकराते हैं, ये इधर से उधर, इधर से इधर, एक दूसरे से टकराते हैं, तो टकराने का अलग अलग सिस्टम है। जैसे कई बार आप मूवीज में देखते हैं कि एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, एक्चुअली वो केवल दिखाते हैं, एक्चुअल में लड़ाई नहीं है। तो वैसे ये कि एक तो था केवल दिखना, प्रोडक्ट नहीं बना, एक टकरा करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर बाउंस ऑफ अगर आप देखेंगे तो एनर्जी में ये होता है कि जब भी आप कोलेजन यानी कि संघट होता है तो दो तरह के फिल्टर्स दिखाई देते हैं कि एक तो इतनी ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा मिली कि दोनों टकराए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, एक केवल और केवल टकराए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। तो यहाँ प्रभावी संघट है और ये एक अप्रभावी संघट है, जहां पर कोई भी चेंज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पर वो सेम का सेम, जैसा था वैसा का वैसा ही। क्लियर है? और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्लीज आप इसको उतारें, है ना, कि प्रभावी टक्कर या संघटवाद के अनुसार आर्यनीय समीकरण क्या थी? तो वो रही P इंटू जेड ए बी इंटू E माइनस ई अपॉन RT। आओ भाई थर्ड चैलेंज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ आंसर्स लिख रखे हैं, आप ध्यान से देखना, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज क्या है, सबकी वैल्यूज लिखी हुई है। ln के 1/t के बीच में आपको सक्रियण ऊर्जा वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या था अपने पास में सक्रियण ऊर्जा का फॉर्मूला? क्या था बच्चों? अभी सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करके आए हैं आप। सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? ये रहा, log K2 अपॉन K1 माइनस बराबर A अपॉन 2.303 T2 माइनस T1, यही था। यस मैम, एवरीबडी नोस? यस मैम। देखो इसका आंसर भी दिया हुआ होगा, दे दिया। अगला क्वेश्चन क्या था, इसकी शॉर्ट ट्रिक ध्यान रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड्स में हल हो जाएंगे सब बच्चे। उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है? हम सब जानते हैं, एक वैकल्पिक पद प्रदान करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करता है ना, डेल जी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। चलो भाई, प्रभावी संघट क्या होता है? प्रभावी संघट वही होता है जिसमें अभिक्रिया में रिएक्टेंट इस प्रकार से टकराएं कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको उसको प्रभावी संघट कहते हैं। तापमान में वृद्धि से वेग में परिवर्तन, यस, अगर 10 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दुगुना टेम्परेचर, दुगुनी रफ्तार से रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। आइए जी, अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सिस्टम ओवरराइड द काइनेटिक्स माइंड मैप एंड आंसर्स तो हमारे पास हैं, बट यहाँ पर वेग सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर समय के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शंस जो होती है वो क्या है, और सक्रियण ऊर्जा क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आप करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये क्लास बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी। ज्यादा ज्यादा जुड़िए, आप यहाँ भी मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। सब बच्चे यहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिए ताकि ये हर बच्चा यहाँ पर कनेक्ट हो सके, हर चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो सके। एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, कोई भी कंटेंट है, आपको सब यहीं पे मिलेगा। प्लीज आप यहाँ पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके,
तो आज की क्लास कैसी लगी प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे फिर, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।